जय हिंद दोस्तों, आज की इस बेहद कड़क, ऐतिहासिक और सबसे चौंकाने वाली सुबह भारत सरकार के सबसे बड़े सरकारी महकमों वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और संसद भवन से एक ऐसी हिला देने वाली और धमाकेदार खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने देश के 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों और करोड़ों कर्मचारियों के बीच चल रही बहस को एक बिल्कुल नए, आक्रामक और निर्णायक मोड़ पर खड़ा कर दिया है। भारत सेतु में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट आज की इस सबसे ताजा, विस्तृत और महाविश्लेषणात्मक रिपोर्ट में सीधे उन गोपनीय कानूनी दस्तावेजों, संसद भवन की आंतरिक कार्यवाहियों, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना याचिकाओं, श्रम मंत्रालय के बंद कमरों के फैसलों और कमांडर अशोक रावत के उस ऐतिहासिक एक्शन प्लान पर बात करने जा रहा हूं जो सीधे आपकी जेब, आपके बैंक खाते, आपके बुढ़ापे की लाठी और आपके आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। अगर आप भी अब तक YouTube पर वही पुरानी घिसी पिटी बातें, वही रोज रोज थंबनेल बदलकर परोसी जाने वाली फर्जी खबरें और भ्रामक दावे सुन सुनकर पूरी तरह से हताश और परेशान हो चुके हैं, तो अगले कुछ पल अपनी सांसें थाम कर बैठिए। आज हम भारत सेतु पर किसी बिना सिर पैर की अफवाह पर बात नहीं करेंगे, बल्कि संसद में सरकार द्वारा दिए गए आधिकारिक बयानों, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना याचिकाओं, ओपीएस बनाम एकीकृत पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के वित्तीय गणित, 8वें वेतन आयोग के नए फिटमेंट फैक्टर और देश के ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की जायज मांगों का ऐसा बेबाक, कड़वा, पारदर्शी और सच्चा लेखा जोखा आपके सामने रखने जा रहे हैं जो पूरे इंटरनेट पर आज तक किसी ने भी आपके सामने प्रस्तुत नहीं किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देश के कर्मठ कर्मचारियों और हमारे सम्मानित बुजुर्ग पेंशन भोगियों से एक छोटा सा भाई वाला निवेदन है कि यदि आप अपने अधिकारों कि इस महाक्रांति में हमारे साथ खड़े हैं और हमेशा बिना किसी मिर्च मसाले के केवल प्रामाणिक जानकारी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और हमारे चैनल भारत सेतु को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे इस संघर्ष की गूंज को सीधे सत्ता के गलियारों में बैठे नीति निर्माताओं के कानों तक पहुंचाता है। भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं आज के उस सबसे बड़े और ऐतिहासिक धमाके की जिसने पूरे देश के पेंशन भोगी संगठनों और ईपीएफओ के प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने आज सुबह दिल्ली स्थित मुख्य मुख्यालय से देश के नाम एक बेहद गंभीर, आक्रामक और ऐतिहासिक संदेश जारी करते हुए आधिकारिक रूप से एक नए और विशाल राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा कर दी है। कमांडर अशोक रावत ने सीधे शब्दों में सरकार और ईपीएफओ प्रशासन को ललकारते हुए कहा है कि अब आश्वासनों, कमेटियों, उच्च स्तरीय बैठकों और बंद कमरों के संवादों का दौर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। सालों बीत गए, दशकों गुजर गए, लेकिन सरकार ने हमारे बुजुर्गों को केवल तारीख पर तारीख और झूठी तसल्लियां देने के अलावा कुछ नहीं दिया। अशोक रावत ने ऐलान किया है कि यदि सरकार ने संसद के चालू सत्र के दौरान ही न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने के साथ महंगाई भत्ता यानी डीए जोड़ने और मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने का आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया तो देश के 78 लाख पेंशन भोगी अपने अपने परिवारों, बच्चों, पोते पोतियों और नाती पोतों के साथ मिलकर दिल्ली की ओर कूच करेंगे और राजधानी का ऐसा ऐतिहासिक घेराव करेंगे जैसा आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी नहीं देखा गया। उन्होंने साफ कर दिया कि यह आंदोलन सिर्फ एक सामान्य धरना प्रदर्शन या ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि यह देश के हर एक टोल प्लाजा, हर एक रेलवे स्टेशन, कलेक्ट्रेट कार्यालयों और ईपीएफओ के हर एक क्षेत्रीय कार्यालय पर एक साथ शुरू होने वाला एक निर्णायक असहयोग आंदोलन होगा। अशोक रावत ने देश के सभी पेंशन भोगियों से भावुक अपील करते हुए कहा है कि वे अपनी लाठी और अपनी हिम्मत को संभाल कर रखें, क्योंकि अब अपने हक को मांगकर नहीं बल्कि छीन कर लेने का निर्णायक वक्त आ चुका है। और दोस्तों, कमांडर अशोक रावत की इस हुंकार को संसद के भीतर सबसे प्रचंड ताकत दी है राष्ट्रवादी नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने। आज संसद के पटल पर ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा एक बार फिर से पूरी गूंज के साथ उठा। सुप्रिया सुले ने संसद में खड़े होकर श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के मंत्रियों को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने सरकार के सामने ईपीएफओ के उस काले सच के दस्तावेज लहराते हुए एक ऐसा बड़ा और ऐतिहासिक बयान दिया जिसने पूरे सदन में गहरा सन्नाटा खींच दिया। सुप्रिया सुले ने तीखे लहजे में कहा कि जब देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों और कॉर्पोरेट घरानों के लाखों करोड़ रुपए के बैंक लोन चुटकी बजाते ही बट्टे खाते में डाल दिए जाते हैं, जब मंत्रियों और सांसदों की सैलरी और पेंशन बढ़ाने के लिए बिना किसी लंबी बहस के चंद मिनटों में बिल पास कर दिया जाता है, तो फिर जिन बुजुर्ग मजदूरों, फैक्ट्री कर्मियों, ट्रांसपोर्ट वर्करों और छोटे कर्मचारियों ने अपनी पूरी जिंदगी का खून पसीना बहाकर इस देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था का निर्माण किया, उन्हें हर महीने महज 1000 रुपए या 1200 रुपए की भीख क्यों दी जा रही है? सुप्रिया सुले ने सरकार से सीधा सवाल पूछा कि क्या 1000 रुपए में आज के दौर में कोई एक हफ्ता भी अपना गुजारा कर सकता है? क्या सरकार को इन बुजुर्गों की दवाइयों, उनके राशन और उनके जीवन यापन के रोजमर्रा के खर्चों का कोई अंदाजा है? उन्होंने श्रम मंत्री को खुलेआम चेतावनी दी कि यदि सरकार ने ईपीएस 95 के तहत 7500 रुपए प्लस डीए का नया नियम तुरंत लागू नहीं किया तो वे इस मुद्दे को केवल संसद के भीतर तक सीमित नहीं रखेंगी।
बल्कि देश की सर्वोच्च अदालत से लेकर सड़क तक बुजुर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेंगी। सुप्रिया सुले के इस कड़े और आक्रामक रुख ने सत्ता पक्ष के मंत्रियों के पसीने छुड़ा दिए हैं और संसद के भीतर इस मुद्दे पर भारी हंगामा देखने को मिला है। साथियों, हाल ही में संसद के पटल पर सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी एक बेहद स्पष्ट और बड़ा बयान सामने आया है। राज्यसभा में सरकार ने पूरी स्पष्टता के साथ यह बात रख दी है कि फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को वापस बहाल करने का कोई प्रशासनिक प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार का यह रुख एकदम साफ है कि पुरानी व्यवस्था को पुनः लागू करना देश के दीर्घकालिक वित्तीय ढांचे और खजाने के संतुलन के लिए व्यावहारिक नहीं है। पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% हिस्सा बिना किसी व्यक्तिगत योगदान के पेंशन के रूप में मिलता था, जिसका पूरा वित्तीय बोझ सरकार और आने वाली पीढ़ियों के खजाने पर पड़ता था। सरकार का तर्क है कि जब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस की शुरुआत की गई थी तो उसका मूल उद्देश्य कर्मचारी और सरकार दोनों के संयुक्त योगदान से एक आत्मनिर्भर और टिकाऊ फंड तैयार करना था। हालांकि एनपीएस में बाजार के उतार चढ़ाव को लेकर कर्मचारियों के मन में जो चिंताएं बनी हुई थी, उनको देखते हुए सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए एकीकृत पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। सरकार के अनुसार यह नई व्यवस्था एनपीएस की वित्तीय स्थिरता और पुरानी पेंशन योजना की सामाजिक सुरक्षा का एक संतुलित ढांचा प्रदान करती है। इसमें कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित और गारंटीड पेंशन का प्रावधान किया गया है, जो सीधे तौर पर बाजार के जोखिमों पर निर्भर नहीं होगी। इसके साथ ही असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों के लिए अटल पेंशन योजना को आगे भी जारी रखने को मंजूरी दी गई है। आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1000 रूपए से लेकर 5000 रूपए प्रति माह की गारंटेड न्यूनतम पेंशन का प्रावधान है और इससे अब तक 8 करोड़ 46 लाख से अधिक ग्राहक जुड़ चुके हैं, जिनमें महिलाओं की भागीदारी बेहद उत्साहजनक रही है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से भी निचले तबके तक सुरक्षा चक्र पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि वे 8वें वेतन आयोग के माध्यम से भी कर्मचारियों की आर्थिक चिंताओं का एक सुदृढ़ समाधान तलाशने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब आता है वह यक्ष प्रश्न, जिसका उत्तर आज देश का हर ईपीएस 95 पेंशन भोगी और प्राइवेट सेक्टर का श्रमिक सरकार से पूछ रहा है। यह बात सही है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना लाई गई, असंगठित क्षेत्र के लिए अटल पेंशन योजना को विस्तार दिया गया, लेकिन उस 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के वर्ग का क्या, जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के औद्योगिक विकास कारखानों, कपड़ा मिलों, परिवहन निगमों और प्राइवेट प्रतिष्ठानों में पसीना बहाकर बिता दी। क्या प्राइवेट और अर्ध सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों का बुढ़ापा सरकारी कर्मचारियों से अलग होता है? जब आप असंगठित क्षेत्र के लिए न्यूनतम गारंटेड पेंशन की बात करते हैं और सरकारी कर्मचारियों के लिए अंतिम वेतन के आधार पर निश्चित पेंशन का मॉडल लाते हैं, तो फिर ईपीएस 95 के तहत आने वाले बुजुर्गों को हर महीने महज 1000 रूपए की नाम मात्र पेंशन पर क्यों छोड़ दिया जाता है? ईपीएफओ के भीतर चल रहे एक्चुअरियल वैल्यूएशन यानी पेंशन फंड के घाटे के दावों पर आज सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। ईपीएफओ प्रशासन हमेशा यह तर्क देता है कि यदि ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रूपए प्लस महंगाई भत्ता कर दिया गया तो पेंशन फंड का पूरा कॉर्पस समाप्त हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि ईपीएफओ ने कर्मचारियों के पीएफ और पेंशन फंड के एक बहुत बड़े हिस्से को देश के शेयर बाजार और ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में निवेश कर रखा है। जब भारतीय शेयर बाजार ने रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छुआ और ईपीएफओ को उस निवेश से अरबों रुपए का शुद्ध मुनाफा प्राप्त हुआ, तो फिर उस मुनाफे का लाभ देश के 78 लाख वृद्ध पेंशन भोगियों तक क्यों नहीं पहुंचा? भाइयों और बहनों, यदि आप अब तक YouTube पर ईपीएस 95 की वही पुरानी बातें, वही तारीखें और वही झूठे वादे सुन सुनकर परेशान हो चुके हैं, तो अगले कुछ पल अपनी सांसें थाम कर रखिए। आज की इस अति विशेष और विस्तृत रिपोर्ट में हम ईपीएफओ तथा श्रम मंत्रालय के उस सबसे बड़े और काले मायाजाल का खुलासा करने जा रहे हैं जिसको आज तक आपसे छिपा कर रखा गया है। क्या आपने कभी विचार किया है कि जिस धन को आपने अपनी जिंदगी के 30-30 साल तक दिन रात पसीना बहाकर अपने पीएफ अकाउंट में जमा किया, उसे वापस लौटाने के नाम पर सरकारें तथा अधिकारी आपके सामने पैसों की कमी का बहाना क्यों बनाते हैं? क्यों सर्वोच्च अदालत के बार बार स्पष्ट निर्देश देने के बाद भी ईपीएफओ हर दिन एक नई तकनीकी रुकावट और नए क्लॉज खड़ी कर देता है? आज हम किसी पुरानी बात का जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि आज हम उस सच्ची हकीकत को उजागर करेंगे जो सीधे आपकी जेब, आपके बुढ़ापे और आपके सम्मान से जुड़ी हुई है। भाइयों, इस समय ईपीएफओ के भीतर चल रही एक अति गोपनीय वित्तीय जांच से जो सबसे नया और हैरान करने वाला आंकड़ा निकलकर सामने आया है, वह है एक्चुअरियल वैल्यूएशन का झूठा गणित। ईपीएफओ के अफसर हर मंच पर जाकर यह दलील देते हैं कि यदि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपए कर दिया गया तो ईपीएस 95 का पूरा कॉर्पस फंड कुछ ही वर्षों में पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज हम इस झूठ की बखिया उधेड़ने वाले हैं। हकीकत यह है कि ईपीएफओ ने आपके पेंशन फंड के एक बहुत विशाल हिस्से को देश के शेयर बाजार और ईटीएफ में निवेश कर रखा है। पिछले कुछ वर्षों में जब शेयर बाजार ने रिकॉर्ड ऊंचाई छुई है, तो उस निवेश से मिलने वाला लाभ और डिविडेंड आखिर किसकी जेब में जा रहा है?
ईपीएफओ प्रशासन हर बार बजट और पैसों का रोना रोता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारे ही धन से बने इस विशाल साम्राज्य की सच्चाई क्या है? देश भर के आलीशान शहरों में ईपीएफओ के जो बड़े बड़े ऑफिस बने हैं, उनके भीतर बैठे बड़े बड़े अफसरों की सुख सुविधाओं, उनकी चमचमाती गाड़ियों, उनके आलीशान बंगलों और उनके दौरों पर हर साल करोड़ों अरबों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं। तब व्यवस्था को कभी नुकसान नहीं दिखता, तब कभी वित्तीय व्यवहारिता का तर्क बीच में नहीं आता। लेकिन जैसे ही एक गरीब वृद्ध जिसने अपनी पूरी जवानी कारखाने की तपती भट्टी में या किसी ऑफिस की फाइलों के बीच गुजार दी, जब वह अपनी दवाइयों के लिए, अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए और अपने सम्मान के लिए चंद रुपए की पेंशन बढ़ाने की गुहार लगाता है, तो सरकार के खजाने का बैलेंस अचानक बिगड़ने लगता है। ये कैसा न्याय सिस्टम है और ये कैसा सामाजिक ढांचा है? आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद हायर पेंशन यानी उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले लाखों पेंशन भोगियों और सेवारत कर्मचारियों के सामने खड़ी जमीनी समस्याओं का विश्लेषण करना भी बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के हित में स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि जिन्होंने उच्च वेतन पर पीएफ का योगदान दिया है, उन्हें आनुपातिक रूप से उच्च पेंशन का लाभ दिया जाए। लेकिन ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों का रवैया आज भी टालमटोल और लाल फीताशाही से भरा हुआ है। बुजुर्ग पेंशनरों से 20 साल पुराने सर्विस रिकॉर्ड, बंद हो चुकी कंपनियों के ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म और पुराने अटेंडेंस रजिस्टर मांगे जा रहे हैं। आप ही सोचिए कि जो कंपनियां 15 साल पहले बंद हो चुकी हैं, जिनके मालिक या एचआर का आज कोई सुराग नहीं है, उनके 80 वर्षीय पूर्व कर्मचारी पुराने कागजात कहां से लाएंगे? इससे भी बड़ा अन्याय उन पेंशन भोगियों के साथ हो रहा है जिन्होंने ईपीएफओ से डिमांड लेटर मिलने के बाद अपनी जिंदगी भर की एफडी, ग्रेचुटी या रिटायरमेंट की बचत में से लाखों रुपए निकालकर ईपीएफओ के पेंशन फंड में सरेंडर कर दिए। पैसे जमा होने के बावजूद महीनों और सालों से उन्हें पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी नहीं किया जा रहा है, और जब वे ईपीएफओ दफ्तर के चक्कर लगाते हैं तो उन्हें यह कहकर लौटा दिया जाता है कि उनका डाटा मुख्य सर्वर से मैच नहीं खा रहा है या सॉफ्टवेयर में तकनीकी त्रुटि है। यह बुजुर्गों की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग नहीं तो और क्या है। इधर ग्राउंड जीरो से जो सबसे हैरान करने वाली खबर आ रही है, उसने ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों में हड़कंप मचा दिया है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति और अन्य प्रमुख श्रमिक यूनियनों ने अब आर पार की जंग का मन बना लिया है। अब तक पेंशन भोगी केवल शांतिपूर्ण धरना और ज्ञापन सौंपते थे, लेकिन अब रणनीति पूरी तरह बदल चुकी है। देश भर के प्रमुख औद्योगिक इलाकों जैसे मुंबई, ठाणे, पुणे, अहमदाबाद, वडोदरा, कानपुर, कोयम्बटूर, चेन्नई, जमशेदपुर और कोलकाता के लाखों मजदूरों ने ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के समर्थन में एक गुप्त हड़ताल और टूल डाउन अभियान की रूपरेखा तैयार कर ली है। इसका सीधा अर्थ यह है कि यदि सरकार ने संसद के आगामी दिनों में न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी का आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, तो देश के बड़े बड़े कारखानों, बिजली संयंत्रों और उत्पादन इकाइयों के पहिए पूरी तरह जाम हो जाएंगे। यह जंग अब सिर्फ बुजुर्गों की नहीं रह गई है, यह देश के उस हर युवा श्रमिक की लड़ाई बन चुकी है जो आज कंपनियों में 12-12 घंटे पसीना बहा रहा है। कंपनियों के वर्तमान कर्मचारियों को अब यह अच्छी तरह समझ आ गया है कि यदि उन्होंने आज अपने बुजुर्गों का साथ नहीं दिया, तो कल जब वे स्वयं 60 साल के होकर रिटायर होंगे तो उनके हाथ में भी यही 1000 रुपए का कटोरा पकड़ा दिया जाएगा। इसके साथ ही वर्तमान में नौकरी कर रहे कर्मचारियों और केंद्रीय कर्मियों के लिए भी आज कुछ बेहद महत्वपूर्ण प्रशासनिक अपडेट सामने आए हैं। 8वें वेतन आयोग के गठन और नए फिटमेंट फैक्टर को लेकर वित्त मंत्रालय के भीतर हलचल तेज है। कर्मचारी यूनियनों ने मांग रखी है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 26,000 रुपए किया जाए और फिटमेंट फैक्टर को 3.68 गुना के स्तर पर तय किया जाए। दूसरी तरफ ईपीएफओ के भीतर अनिवार्य पीएफ कटौती के लिए वेतन सीमा यानी वेज सीलिंग को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने के प्रस्ताव पर भी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। यदि यह सीमा लागू होती है तो देश के लाखों नए कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का कानूनी सुरक्षा चक्र मिल सकेगा और ईपीएस 95 फंड का दायरा भी काफी बड़ा हो जाएगा। हालांकि कॉर्पोरेट कंपनियों के दबाव के कारण इस फैसले में देरी हो रही है, लेकिन श्रम मंत्रालय पर यूनियनों का भारी दबाव बना हुआ है। इस समय की एक और सबसे ताजा और बड़ी अपडेट श्रम मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति से आ रही है। समिति के भीतर भी इस बात को लेकर तीखी बहस हुई है कि ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली पेंशन को न्यूनतम वेतन कानून के दायरे में लाया जाए। कई सांसदों ने यह साफ साफ कहा है कि यदि सरकार देश के भीतर एक न्यूनतम दैनिक मजदूरी तय कर सकती है, तो वह सेवानिवृत्त नागरिकों के लिए एक न्यूनतम मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन क्यों नहीं निर्धारित कर सकती। इस विषय पर अब देश के सभी राज्यों के पेंशन भोगी संगठनों ने एक महासंकल्प ले लिया है। आने वाले दिनों में देश भर के सभी कलेक्ट्रेट कार्यालयों और ईपीएफओ के क्षेत्रीय दफ्तरों के बाहर एक अनोखा और शांतिपूर्ण ताली थाली प्रदर्शन आरंभ होने जा रहा है, ताकि सत्ता के गलियारों में बैठे उन बहरे अफसरों को जगाया जा सके जो करोड़ों बुजुर्गों की बेबसी पर मौन साधे बैठे हैं। भाइयों और बहनों, आखिर कब तक चलेगा यह तारीखों का रोना, और आखिर कब तक देश के बुजुर्ग इस सड़े गले सिस्टम के सामने हाथ फैलाए खड़े रहेंगे। स्वास्थ्य सुरक्षा का मुद्दा भी इस पूरी लड़ाई का एक अनिवार्य स्तंभ है। बढ़ती उम्र के साथ बीमारियों का हमला बढ़ता है और आज के समय में निजी अस्पतालों का खर्च किसी भी आम परिवार की कमर तोड़ देता है। ईपीएस 95 पेंशनरों को आज तक कोई समुचित मेडिकल सुविधा या हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दिया गया है।
पेंशन भोगी यूनियनों की यह पुरजोर मांग है कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्लस डीए करने के साथ साथ सभी पेंशन धारकों और उनके जीवन साथी को केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना या CGHS की तर्ज पर पूरी तरह कैशलेस मुफ्त इलाज का अधिकार दिया जाना चाहिए। जब तक किसी बुजुर्ग को अपने इलाज और दवाइयों की चिंता से मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक पेंशन में केवल चंद रुपयों की बढ़ोतरी भी अधूरी साबित होगी। सरकार को यह समझना होगा कि स्वास्थ्य सुरक्षा कोई लग्जरी नहीं बल्कि जीवन जीने का मौलिक अधिकार है। मेरे प्यारे दर्शकों, यदि आप सोच रहे हैं कि इस वीडियो पर व्यूज क्यों आने चाहिए और ऐसे शेयर करना क्यों आवश्यक है, तो मैं आपको बता दूं कि यह केवल एक साधारण वीडियो नहीं है। यह देश के उन 78 लाख वृद्धों की चीख है जो आज अपनी ही जमा पूंजी के लिए अपनों और सरकार के सामने हाथ फैलाने को विवश हैं। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम और मुख्य धारा का मीडिया तब तक हमारी इस आवाज को सरकार के कानों तक नहीं पहुंचाएगा जब तक आप सब मिलकर इस वीडियो पर अपनी चट्टानी एकजुटता नहीं दिखाएंगे। आज यदि हमारी यह आवाज दब गई तो यकीन मानिए आने वाले वक्त में देश के किसी भी मंच पर आपकी बात रखने वाला कोई नहीं बचेगा। कॉर्पोरेट जगत की बड़ी बड़ी कंपनियां और सरकार मिलकर एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रही हैं जहां कर्मचारियों को सिर्फ एक मशीन की भांति इस्तेमाल किया जाएगा और काम समाप्त होने के बाद उनको लावारिस छोड़ दिया जाएगा। क्या आप अपने माता पिता के साथ और अपने खुद के भविष्य के साथ ऐसा डरावना मजाक होने देंगे? हमारे भारत सेतु चैनल पर व्यूज इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि व्यवस्था चाहती है कि ऐसी तेज, सच्ची और निष्पक्ष आवाजों को पूरी तरह दबा दिया जाए। YouTube का एल्गोरिदम और बड़ी बड़ी टेक कंपनियां ऐसी संवेदनशील खबरों को रीच नहीं देती ताकि आम जनता को कभी सच पता ही न चल सके। लेकिन इस मायाजाल को तोड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आज आपको अपने मोबाइल का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करना होगा। इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्ति से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अपने आत्मसम्मान को जगाइए। इस वीडियो को केवल एक बार देखकर छोड़ मत दीजिए, बल्कि तब तक हर एक व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल में शेयर करते रहिए जब तक कि आपके जानने वाले हर एक इंसान के मोबाइल पर यह वीडियो ट्रेंड ना करने लगे। जब तक लाखों करोड़ों लोग एक साथ स्क्रीन पर आकर अपनी एकजुटता नहीं दिखाएंगे, तब तक दिल्ली के ऊंचे महलों में बैठे इन हुक्मरानों को आपकी ताकत का एहसास नहीं होगा। आज की यह बिल्कुल ताजा और नई रिपोर्ट इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हमारी लड़ाई अब अपने सबसे निर्णायक और अंतिम मोड़ पर आ चुकी है। कमांडर अशोक रावत ने साफ कह दिया है कि 7,500 रुपए की इस न्यूनतम पेंशन को हर हाल में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी DA के साथ जोड़ना ही होगा, क्योंकि आज के महंगाई के दौर में जो 7,000 रुपए हैं वह आने वाले 5,000 रुपए के बराबर हो जाएंगे। इसलिए जब तक इसे महंगाई भत्ते की गारंटी नहीं मिलेगी तब तक ये लड़ाई अधूरी है। इसके साथ ही फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट यानी मुफ्त इलाज की सुविधा भी तुरंत लागू होनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे की लाचारी में सबसे ज्यादा मार बीमारियों की दवाइयों पर पड़ती है। अब समय आ गया है कि हम सब एक सुर में अपनी आवाज बुलंद करें। कमेंट बॉक्स को एक आंदोलन का मैदान बना दीजिए। वहां जाकर केवल अपनी राय मत लिखिए, बल्कि सरकार से सीधे सवाल पूछिए और लिखिए कि हक हमारा मिलना चाहिए, 7,500 रुपए जोड़ दिए, तुरंत लागू करो। जितने ज्यादा कमेंट्स आप करेंगे उतना ही इस वीडियो का ग्राफ ऊपर जाएगा और यह सीधे उन नीति निर्माताओं की स्क्रीन पर पहुंचेगा जो आज इस मुद्दे को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे भारत सेतु चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, घंटी के बटन को दबाइए और इस महासंग्राम की सबसे मजबूत और अजेय ढाल बनिए। हमारी एकता ही हमारा सबसे बड़ा संकल्प है। रुकना नहीं है, पीछे हटना नहीं है। जब तक हक ना मिल जाए तब तक लड़ते रहना है।